इतिहास के पन्नों में ना मुझे लगता है सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है किसी महान इमारत का नक्शा बनाना। मतलब एक ऐसा आर्किटेक्ट जो जानता है कि कौन सी ईंट कहाँ लगेगी, लेकिन उसे खुद उस इमारत में रहने का या उसे बनते हुए देखने का मौका कभी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल वही। मतलब उस महान वास्तुकार को ये पता होता है कि उसके हाथ केवल खाका खींचने के लिए हैं, उस महल में राज करने के लिए नहीं। एकदम सही रूपक है ये। और जब हम मराठा साम्राज्य के उदय की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान सीधे उन ऊंचे गुम्मदों पर जाता है या अजय किलों पर और छत्रपति शिवाजी महाराज के उस भव्य राज्याभिषेक की चमक पर जाता है। हाँ वो तो स्वाभाविक है, हम अंतिम नतीजे को ही तो देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय वो नींव के पत्थर हैं। वो पत्थर जो हमेशा के लिए जमीन के नीचे दबे रह गए ताकि उनके ऊपर एक स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा हो सके। तो आज हम शाहजी राजे भोसले के देहांत पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम केवल उनके युद्धों की कोई लिस्ट नहीं पढ़ने वाले। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन इस व्यक्ति के दिमाग को समझना है। मतलब उस इंसान को जिसने एक ऐसे साम्राज्य की रूपरेखा तैयार की जिसे वो खुद कभी देख ही नहीं पाए। देखिए, शाहजी राजे का जीवन इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कैसे एक इंसान की दूरदर्शिता और उसकी मजबूरियां मिलकर आने वाले पूरे इतिहास की दिशा को मोड़ सकती हैं। सही कहा। तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के बैकग्राउंड को समझना होगा। मतलब उस समय दक्कन की यानी दक्षिण भारत की असल स्थिति क्या थी। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो दक्कन का पठार उस समय एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी बन चुका था। मतलब उत्तर से मुगलों का बहुत भारी दबाव आ रहा था, जो कि पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। हाँ, उनका लक्ष्य वही था। और दक्षिण में निजाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही जैसी विशाल सल्तनतें थीं, और ये सब अपने वजूद के लिए या अपने विस्तार के लिए लगातार एक दूसरे से टकरा रही थी। मतलब एक बहुत ही अस्थिर माहौल था। और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा पिस रहे थे वो थे वहां के स्थानीय लोग और मराठा सरदार। एकदम सही। और ये वो समय था जब मराठा सरदार अपनी वफादारियां बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते थे। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि कभी वे निजाम शाही के लिए लड़ते थे, कभी मुगलों की तरफ चले जाते थे और कभी आदिल शाही का झंडा थाम लेते थे। बिल्कुल। और इस दल बदल को ना इतिहास में अक्सर केवल सत्ता और जागीर का लालच कहकर खारिज कर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि बस पैसों के लिए दरबार बदल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव पेश करते हैं। मतलब शाहजी राजे का ये बार बार दरबार बदलना केवल अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद नहीं थी। हाँ, यही सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, शाहजी राजे दक्कन की उस अस्थिरता का ना बहुत करीब से अध्ययन कर रहे थे। मतलब एक तरह से इसे हम आज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एक परीक्षण के चरण के रूप में देख सकते हैं। अरे, बहुत ही सटीक तुलना है ये। बिल्कुल ऐसा ही था। वे इन विशाल सल्तनतों के भीतर रहकर उनकी कमजोरियों को, उनके खोखलेपन को पढ़ रहे थे। जैसे आज की दुनिया में कॉर्पोरेट टेकओवर होता है ना। अच्छा, कैसे? मतलब जहां बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को निगल जाती हैं, लीडरशिप बदलती रहती है और जो साधारण कर्मचारी होते हैं उनका जीवन हमेशा अस्थिर रहता है। हाँ। और ऐसे माहौल में कोई एक व्यक्ति यह महसूस करता है कि इस पूरे व्यवस्था में, इस पूरे सिस्टम में ही खराबी है। बिल्कुल। और शाहजी राजे ने यही निष्कर्ष निकाला। देखिए, बाकी सरदार बस बड़ी शार्क मछलियों के पीछे चलने वाली छोटी मछलियां थीं, जो बस बचे हुए टुकड़ों पर जिंदा थीं। जी। लेकिन शाहजी राजे ने उस पूरे ढांचे को करीब से देखा, और खास तौर पर तब जब उनके ससुर लखूजी जाधव की निजाम शाह के भरे दरबार में धोखे से हत्या कर दी गई। बाप रे, भरे दरबार में। हाँ। और उस एक घटना ने शाहजी को यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे दरबार कोई भी हो, ये बाहरी सत्ताएं कभी भी स्थानीय सरदारों या जनता के प्रति वफादार नहीं हो सकती। मतलब उनका उद्देश्य केवल कर वसूलना और संसाधनों को लूटना है। बिल्कुल वही। ये तो एक बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि पूरी व्यवस्था ही सड़ी हुई है तो उसे ऊपर से सुधारने का कोई फायदा नहीं होता। एकदम सही बात है। और उस समय दक्कन की आम जनता की स्थिति तो वैसे ही बेहद दयनीय थी। लगातार युद्धों के कारण गांव के गांव उजाड़ दिए गए थे, खेती पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। हाँ, अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी वहां। और इसी भयानक वास्तविकता से, इसी गहरी समस्या के भीतर से जन्म होता है स्वराज्य के विचार का। स्वराज्य, हाँ। और
हमें यहाँ ना एक बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ना होगा। स्वराज्य कोई कविता या सिर्फ एक भावुक सपना नहीं था। मतलब ये केवल एक रोमांटिक विचार नहीं था कि हमें अपना राज चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये एक नितांत व्यवहारिक आवश्यकता थी, एक तार्किक समाधान था। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक कोई तीसरी एक स्वतंत्र शक्ति खड़ी नहीं होती जो पूरी तरह से स्थानीय हो, तब तक दक्कन हमेशा युद्ध का मैदान ही बना रहेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। स्वराज्य उस अंतहीन विनाशकारी चक्र को तोड़ने का एकमात्र फॉर्मूला था। इसका मतलब ये नहीं था कि हमें सिंहासन पर बैठना है। हाँ, इसका मतलब था कि हमें अपने लोगों को कटने से बचाना है, उन्हें सुरक्षा देनी है। जी, और शाहजी राजे ने केवल ये विचार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस फॉर्मूले का परीक्षण भी किया था। अच्छा, परीक्षण कैसे? देखिए, जब निजाम शाही मुगलों के हमलों से पूरी तरह ढहरी थी ना, तब शाहजी राजे ने हार नहीं मानी। उन्होंने निजाम शाही वंश के एक छोटे से बच्चे को खोज निकाला। एक बच्चे को? हाँ, उसे मुर्तजा निजाम शाह के नाम से गद्दी पर बिठाया और खुद उसके संरक्षक बन गए। और लगभग 3 साल तक उन्होंने मुगलों और आदिल शाही की संयुक्त सेनाओं से अकेले मोर्चा लिया। क्या बात कर रहे हैं, मुगलों और आदिल शाही दोनों से एक साथ? हाँ, और एक तरह से अपना एक स्वतंत्र राज्य ही चलाया उन 3 सालों में। तो अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, और ये सवाल श्रोतों को पढ़ने पर भी बार बार उभरता है। बताइए। जिस इंसान ने ये इतना सफल प्रयोग किया, जो इतना बड़ा रणनीतिकार था, मतलब जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, उसने खुद को राजा घोषित क्यों नहीं कर दिया? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब उन्होंने खुद ताज क्यों नहीं पहन लिया? वो एक कठपुतली राजा के पीछे क्यों छिपे रहे, अगर वो इतने ही शक्तिशाली थे? देखिए, इसका उत्तर तत्कालीन भू राजनीति में छिपा है। मतलब उस समय की जो रियलिटी थी वो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। इसे आप एक सैंडविच इफेक्ट की तरह समझिए। सैंडविच इफेक्ट मतलब 2 बड़ी ताकतों के बीच में फंस जाना। बिल्कुल, एक तरफ शाहजहां जैसा अत्यंत महत्वाकांक्षी मुगल सम्राट था, जिसने दक्कन को जीतने के लिए अपना पूरा खजाना झोंक दिया था, और दूसरी तरफ आदिल शाही होगी। हाँ, जो अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन फिर भी इतिहास में तो कई ऐसे विद्रोही हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल शून्यता से शुरुआत की है। अगर शाहजी के पास अपना एक विजन था, संसाधन थे, सेना थी, तो सीधे बगावत क्यों नहीं की? ये कोई बहाना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कठोर रणनीतिक गणना थी। बगावत आप तब करते हैं जब दुश्मन कमजोर हो, लेकिन 1636 में एक ऐतिहासिक घटना घटी। 1636 में ऐसा क्या हुआ था? मुगलों और आदिल शाही के बीच एक शांति संधि हो गई, और इस संधि का सबसे मुख्य और गुप्त उद्देश्य क्या था पता है? शाहजी राजे को खत्म करना। ओहो, मतलब वो दोनों बड़ी ताकतें एक हो गई सिर्फ एक आदमी को हराने के लिए। हत्या, अपनी पूरी सेना को खत्म करवा देना। यानी वो एक ऐसी स्थिति में आ गए थे जहां पीछे हटना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। एकदम सही। और 1636 की उस संधि के तहत शाहजी राजे को दक्कन यानी महाराष्ट्र का वो हिस्सा छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो उन्हें कहाँ भेजा गया? उन्हें आदिल शाह की सेवा में जाना पड़ा और उन्हें बहुत दूर दक्षिण में बेंगलोर भेज दिया गया। मतलब अपनी ही जमीन से दूर कर दिया गया। तो एक तरह से वे एक स्वर्ण पिंजरे में कैद हो गए। स्वर्ण पिंजरा? हाँ, मतलब बेंगलुरु में उनके पास एक विशाल जागीर थी, पैसा था, सेना थी। वे वहाँ एक राजा की तरह ही रह रहे थे, लेकिन उनके पास असली आजादी नहीं थी। बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर वो आदिल शाह के एक सरदार ही थे, लेकिन एक महान वास्तुकार की असली पहचान क्या होती है? कि वो कभी काम नहीं रोकता। हाँ, वो पिंजरे में रहकर भी उड़ने का नक्शा तैयार करता है। शाहजी राजे ने उस स्वर्ण पिंजरे को ही अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। क्या बात है। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र की जमीन अभी एक स्वतंत्र राज्य का भार सहने के लिए तैयार नहीं है। जनता लगातार युद्धों से त्रस्त थी, संसाधन नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेंगलुरु को स्वराज्य का इनक्यूबेटर बना दिया। इनक्यूबेटर, ये बहुत ही शानदार शब्द है इसके लिए। जी, बेंगलुरु में रहते हुए उन्होंने एक पूरा दरबार स्थापित किया, संस्कृत के विद्वानों को संरक्षण दिया, कवियों को आश्रय दिया। मतलब स्वराज्य के लिए जो एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक नींव चाहिए थी, वो वहां तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, वे वहां से धन और संसाधन इकट्ठा कर रहे थे। तो जब कोई दूरदर्शी आर्किटेक्ट ये समझ जाता है कि वो इमारत खुद नहीं बना सकता, तो वो उस नक्शे को फाड़कर फेंकता नहीं है। जी नहीं, वो उसे अगली पीढ़ी को सौंप देता है। हाँ, और स्रोतों के अनुसार
शाहजी राजे की सबसे बड़ी विरासत कोई जीता हुआ किला या जागीर नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी विरासत थी वो वैचारिक और रणनीतिक हस्तांतरण। यही तो शाहजी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी को पुणे की जागीर दी, लेकिन उन्होंने शिवाजी को अकेला नहीं भेजा वहां। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं सौंपा था, उन्होंने एक पूरी की पूरी सरकार शिवाजी के साथ पुणे भेजी। बिल्कुल। जब शाहजी ने शिवाजी को पुणे भेजा तो उनके साथ दादोजी कोंडदेव जैसे अनुभवी प्रशासक थे, शूरवीर सेनापति थे। पेशवा, मजूमदार, सबनीस, मतलब एक पूरा का पूरा कैबिनेट शाहजी ने शिवाजी के साथ भेजा था। ये दिखाता है कि शाहजी केवल एक सामंत नहीं थे जो अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे रहे थे। वे एक स्वतंत्र राज्य का पूरा ढांचा, एक पूरी मशीनरी तैयार करके पुणे भेज रहे थे। और इस मशीनरी के साथ एक और बेहद पावरफुल चीज भेजी गई थी, एक राजमुद्रा। राजमुद्रा, जिसने एक खामोश लेकिन गगनभेदी बगावत की घोषणा कर दी थी। हाँ, क्योंकि उस समय दक्कन में सारे आधिकारिक कामकाज, सारी मोहरें फारसी भाषा में हुआ करती थीं। लेकिन शाहजी ने शिवाजी के लिए जो राजमुद्रा बनवाई वो संस्कृत में थी। प्रतिपच्चंद्र लेखे व वर्धिष्णु और विश्ववंदिता। क्या बात है। ये राजमुद्रा केवल एक मोहर नहीं थी, ये स्वराज्य का घोषणा पत्र था। इसका अर्थ था कि जैसे प्रतिपदा का चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता है, वैसे ही ये राज्य बढ़ेगा और विश्व वंदनीय होगा। और ये राज्य जनता के कल्याण के लिए है। मतलब एक पिता अपने बेटे को केवल सत्ता नहीं दे रहा था, वो उसे एक विजन दे रहा था। बिल्कुल। उन्होंने वो सारा ज्ञान जो उन्होंने उन सल्तनतों के भीतर रहकर सालों तक रिसर्च करके इकट्ठा किया था ना, वो सब शिवाजी के दिमाग में उतार दिया। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शक्तिशाली युद्धपोत का इंजन बना लिया हो और उसे चलाने का पूरा मैनुअल अपने वारिस को दे दिया हो। एकदम सही उपमा है। शाहजी ने राज्य कला, कूटनीति और युद्ध नीति का वो पूरा तंत्र तैयार कर दिया था। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। मतलब एक पिता द्वारा बनाई गई राजनीतिक रणनीति या मैनुअल पढ़कर कोई साधारण किसान या दक्कन का मावला अपना हल छोड़कर तलवार तो नहीं उठा लेगा ना। बिल्कुल नहीं उठाएगा। किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को एक जन क्रांति में बदलने के लिए एक प्रचंड नैतिक बल की जरूरत होती है, एक इमोशन की जरूरत होती है। और यहीं से इस पूरी प्रक्रिया को वो प्राणवायु मिलती है जिसे हम जिजाऊ मां साहेब यानी जीजाबाई के नाम से जानते हैं। मतलब शाहजी राजे ने अगर हार्ड स्किल्स दी, जैसे कूटनीति, युद्ध नीति, तो जीजाबाई ने सॉफ्ट स्किल्स और वैल्यूज दिए। बहुत खूब कहा आपने। अगर राज्य कला वो शक्तिशाली इंजन था, तो उसे सही दिशा में चलाने वाली नैतिक आत्मा जिजाबाई थी। और जिजाबाई का योगदान तो अतुलनीय है। मतलब शाहजी राजे तो दक्षिण में बैंगलोर में थे, वहां ऐशो आराम था। हाँ, लेकिन जिजाबाई ने अपने युवा बेटे शिवाजी के साथ उस उजाड़ पुणे में आना स्वीकार किया। वही पुणे जिसे रायराव ने पूरी तरह तबाह कर दिया था। जी, वही पुणे जिसे आदिल शाही के सरदार रायराव ने जला दिया था और अपमान के तौर पर वहां गधों से हल चलवाकर उस जमीन को शापित घोषित कर दिया था। तो उस शापित और वीरान जमीन पर वापस आना, ये कोई आसान फैसला तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन जिजाबाई ने शिवाजी के चरित्र का निर्माण उसी खंडहर हो चुके पुणे में किया। स्रोतों में एक खास घटना का जिक्र है, सोने के हल वाली घटना। हाँ, जिजाबाई ने उस जमीन को पवित्र करने के लिए शिवाजी के हाथों सोने का हल चलवाया। अरे वाह। ये केवल एक पूजा या अनुष्ठान नहीं था, ये वहां की डरी हुई जनता को एक सीधा संदेश था कि अब तुम्हारे रक्षक आ गए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक था। और जिजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई। केवल कहानियां नहीं, उन्होंने ये सिखाया कि धर्म क्या है, न्याय क्या है, और सबसे बड़ी बात, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस क्या होता है। तो एक तरफ पिता से मिली दूरदर्शिता और कूटनीति का ज्ञान जी, और दूसरी तरफ माँ से मिला अदम्य नैतिक साहस और न्याय की भावना। जी, इन दोनों के अतुलनीय संगम से ही शाहजी राजे का वो सपना, जो शायद केवल एक विचार था, वो शिवाजी के मन में एक अटल लक्ष्य बन गया। और जब एक राजनीतिक विचार एक नैतिक संकल्प बन जाता है ना, जब उसे न्याय का बल मिल जाता है,
तो फिर उसे किसी भी सल्तनत की सेना नहीं रोक सकती। बिल्कुल नहीं रोक सकती। शाहजी राजे ने जो सपना देखा था, जिसे उन्होंने उस इंक्यूबेटर में जिंदा रखा था, उसे शिवाजी महाराज ने जमीन पर उतारकर हकीकत बना दिया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि शाहजी राजे भोसले निस्संदेह मराठा साम्राज्य के गुमनाम वास्तुकार थे। इसमें कोई शक नहीं है। उनका जीवन इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि भले ही कोई व्यक्ति अपने सपने को खुद साकार न कर पाए, लेकिन अगर वो सही दिशा दिखा दे तो वो इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम के आगे भले ही सम्राट ना लिखा हो, लेकिन उनके बिना किसी भी साम्राज्य का निर्माण संभव नहीं होता। एकदम सही। और ये हमें आज की चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ता है, जो मैं चाहूंगी कि हमारे सभी सुनने वाले भी सोचें। जी बिल्कुल। क्या दुनिया में किसी महान कार्य की शुरुआत करने वाले का महत्व उसे पूरा करने वाले से कम होता है? सोचने वाली बात है। आज जब हम इतिहास को देखते हैं या अपने आसपास सफलताओं को देखते हैं, तो क्या हम उन नींव के पत्थरों को भूल जाते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते? क्या हम केवल गुंबद की तारीफ में इतने खो जाते हैं कि उस पहले व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसने एक कोरे कागज पर वह सपना उकेरा था? वास्तव में जो नींव में गड़ जाते हैं ना, वही उस भव्य इमारत को तूफानों में भी खड़ा रखते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। तो आज हमने उस नींव के पत्थर, उस महान आर्किटेक्ट शाहजी राजे और उनकी दूरदर्शिता को समझा। जी, लेकिन अब ये देखना बहुत रोमांचक होगा कि कैसे ये बोया गया बीज जो जिजाबाई के संस्कारों से सींचा गया, वो जमीन फाड़ कर बाहर आता है और एक विशाल वट वृक्ष बनता है। हाँ, हमारी अगली गहन चर्चा पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की उस अद्भुत यात्रा पर होगी। हम देखेंगे कि कैसे एक बालक पुणे की उस खंडहर जमीन से उठता है, अपने साथियों को इकट्ठा करता है और अपने पिता के विजन को जमीन पर उतारना शुरू करता है। बिल्कुल। शिवाजी के बचपन से लेकर उनके पहले किले पर स्वराज्य का ध्वज फहराने तक के उस अविश्वसनीय सफर पर हम अगली बार बात करेंगे। तब तक के लिए उस नींव के पत्थर और उस महान वास्तुकार के बारे में विचार करते रहिए।